है बड़ा नाड़ी रब्बा इसको समझाना, इश्क में है डूबा कोई इसको तो बचाना। मेरी जवानी का निशाना हो गया, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। जोहार मेरे झारखंड के शेर शेरनियों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान बाजार में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ से हम पहला आज बात करेंगे कि मुंडा शासन व्यवस्था। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज हम पूरा मुंडा शासन व्यवस्था को ख़त्म करने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था स्थापित हुए, और हम यहाँ से हम जानेंगे कि मुंडा शासन व्यवस्था का कौन से यहाँ महत्वपूर्ण पद थे और यहाँ के कौन से संगठन थे जिसके माध्यम से पूरा शासन व्यवस्था चलता था। और फिर यहाँ से बात जानेंगे कि प्रमुख यहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति हुआ करते थे, और वो सारा विवरण आज हम मुंडा शासन व्यवस्था का जानने वाले हैं। दोस्तों, मुंडा शासन व्यवस्था जो मुंडा जनजाति के द्वारा शासन किया जाता था उसी को हम मुंडा शासन व्यवस्था कहेंगे। और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के शासन व्यवस्था थे, तो उन सारे चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में भी देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। मुंडा शासन व्यवस्था, ये हमारा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति के द्वारा चलाया गया था, उसी को हम क्या कहेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था। यहाँ से बात करते हैं दोस्तों कि एक वर्ड आ रहा है मुंडा। तो मुंडा शब्द का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट व्यक्ति। कोई विशिष्ट व्यक्ति जैसे 100 हजारों में से एक होता है, उसी को हम विशिष्ट व्यक्ति कहते हैं। तो मुंडा जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ यही है कि विशिष्ट व्यक्ति, और वो क्या होते हैं, गांव के राजनीतिक प्रमुख, जिसको हम कहेंगे विशिष्ट व्यक्ति। जैसे क्या हुआ, 1000 में से एक, तो वो क्या होता है, प्रमुख होता है तभी, या फिर लीडर, ठीक है, उसको कह सकते हैं लीडर। तो यहाँ से गांव का जो राजनीतिक प्रमुख होते थे उसी को हम मुंडा भी कहते हैं, और वही हमारा क्या है, विशिष्ट व्यक्ति हुआ करते थे पूरे गांव में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मुंडा। अब यहाँ से हम बात करेंगे इस वीडियो में कि मुंडा शासन व्यवस्था में कौन कौन से पद थे, ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से संगठन थे जिसके आधार पर शासन और प्रशासन किया जाता था मुंडाओं के द्वारा। और फिर यहाँ से हम बात करेंगे कि इससे संबंधित विवरण, जितने भी प्रकार के विवरण हैं वो सारे विवरण को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो होते हैं मुंडा, ये हमारा गाँव का प्रधान हुआ करते हैं। गांव के प्रधान को हम मुंडा कहते हैं। और ये जो पद हुआ करता था मुंडा पद, ये मुंडा एक पद है जिसको पूरे गांव के प्रधान हैं, तो उसको हम मुंडा कहते हैं। वैसे मुंडा ये जनजाति भी हैं तो उसके द्वारा ही किया जाता था, और सभी के प्रधान को हम मुंडा कहते थे। और ये जो पद था मुंडा पद, ये हमारा वंशानुगत था। वंशानुगत कहने का अर्थ क्या है कि एक कोई मुंडा है तो उसी का जो बेटा होगा फिर वही उस गांव का मुंडा बनेगा, है ना। तो यहाँ से हम जान गए कि ये हमारा जो प्रधान है वो फिर उसी का बेटा बनेगा, फिर उसी का बेटा बनेगा, मतलब उसी वंश का चलते रहेगा, तो उसी को हम वंशानुगत कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मुंडा का कार्य क्या हुआ करता था। जब मुंडा था, कोई गांव का प्रधान था, तो उसका कोई कार्य भी होगा। तो कार्य क्या होगा, जब गांव का प्रधान है तो गांव में लगान जो है वो वसूलना, जैसे किसानों से लगान जिसको टैक्स कहते हैं, तो टैक्स वसूलने का काम किसका था, मुंडा का था। दूसरा क्या था कि गांव में विधि व्यवस्था को बनाए रखना, कोई नियम बनाया, कोई कानून बना है, तो उस कानून के व्यवस्था को पूरा बनाए रखने का काम मुंडा को ही था। सारे लोग इस कानून को मानेंगे, जो भी कानून रहेगा तो उसको सारा कुछ देखने का काम मुंडा का था। और तीसरा हम बात करेंगे दोस्तों, तो गांवों के विवादों का निपटारा। जैसे गांव में बहुत प्रकार का विवाद होता है, तो उस विवादों का निपटारा जो करते थे वो मुंडा ही करते थे। और जैसे आप जानते हैं कि कोई परिवार में भी हो जाता है बहुत तरह का विवाद, या फिर एक घर से दूसरे घर का भी होता है, तो उस तरह के विवादों को निपटाने के लिए, या फिर व्यक्तिगत भी होता है, ठीक है, तो उसको निपटाने के लिए किसका काम था ये, तो ये हमारा मुंडा का काम हुआ करता था कि कोई लड़ाई हो गया तो उसको सुलझा देना। अब हम बात करते हैं कि मुंडा द्वारा निर्मित जो खेत हुआ करते थे, कोई मुंडा है जनजाति, तो उसके द्वारा जो निर्मित खेत है उसको हम क्या कहेंगे, तो खूट कट्टी भूमि, खूट कट्टी भूमि कहते हैं। और जो खूट कट्टी भूमि, ये जो खेत बनाया उसको बनाने वाला को क्या कहेंगे, तो खूट कट्टीदार, ठीक है। जैसे होता है जमीन, तो जमींदार, मतलब वहाँ से जो जिसका जमीन है उसको हम जमींदार कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए खूट कट्टी भूमि है जो
ये मुंडा शासन मुंडा के द्वारा जो निर्मित किया जाता था उसी को कहते हैं, और इसका जो निर्मित करने वाला है उसी हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे खूट कट्टीदार कहेंगे। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाता है। ये यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, खूट जो आ रहा है शब्द, इसका मतलब होता है परिवार। खूट का अर्थ होता है परिवार, और ये जो है हमारा परिवार, तो परिवार से हम देखेंगे यहाँ पे देखिए खूट कट्टी है ना, तो मतलब क्या है कि परिवार के द्वारा काटी हुई भूमि है ना। जैसे कोई खेत नहीं था, वहाँ पे पहाड़ वगैरह था, मतलब खेत टाइप का नहीं था, तो क्या करेंगे, सारे परिवार मिल करके उस समय क्या करते थे, खेत बनाया करते थे। तो सब परिवार यदि मिल के बनाया तो उसी को हम क्या कहेंगे, खूट कट्टी भूमि। तो खूट का अर्थ क्या होता है, परिवार होता है। तो परिवार के द्वारा काटी हुई भूमि हो गया खूट कट्टी भूमि। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जो परिवार के द्वारा बनाया तो खूट कट्टी भूमि हो गया, और खूट कट्टीदार हो गया जिसने बनाया, जितने लोग मिल करके बनाया तो उसी को हम कहेंगे खूट कट्टीदार। तो उस जमीन का हकदार कौन होता था, खूट कट्टीदार हुआ जिसने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो पद था मुंडा शासन व्यवस्था में, वो था हातू मुंडा। हातू मुंडा ये क्या हुआ करते थे, तो ग्राम पंचायत का प्रधान हुआ करते थे। हातू मुंडा जो थे एक पद था, और ये ग्राम पंचायत, यहाँ पे हमने देखा कि मुंडा जो था ग्राम का प्रधान था, लेकिन ये क्या है, ग्राम पंचायत का प्रधान है। एक पंचायत होता है, 6-7 गाँव को मिला करके पंचायत बनता है, तो उसी का प्रधान को हम हातू मुंडा कहते हैं, है ना। तो ये ग्राम पंचायत का प्रधान हो गया हातू मुंडा। अगला जो पद था उसको हम जानेंगे, ये हमारा है पढ़ा, या इसी को कहते हैं पढ़ा, पढ़ा या फिर पढ़ा। ठीक है, तो ये क्या थे कि कई गांवों से मिलकर के बनी पंचायत, जिसे कहते हैं अंतर ग्रामीण पंचायत, है ना। कई गांवों को मिला करके जो पंचायत बना, तो उसी के प्रधान को हम क्या कहेंगे, ये हम कहते थे पढ़ा या फिर पढ़ा। तो हो गया कई गांवों को मिला करके बनी जो पंचायत है, इसी को कहते हैं अंतर ग्रामीण पंचायत, क्योंकि गाँवों के अंतर्गत वो आता है। तो ये हमारा उसी को पढ़ा या पढ़ा कहते हैं। इसका कार्य क्या हुआ, कुछ काम होगा, क्योंकि ये पूरा पंचायत का क्या है, प्रधान है। तो इसका कार्य क्या है कि 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच विवाद को निपटारा करना। 2 या 2 से अधिक गांव है, जैसे एक गांव का लड़ाई दूसरे गांव से चल रहा है, तो उसके बीच जो विवाद है उसको निपटारा करने का काम किसका होता था, तो यहाँ से पढ़ा का ये काम हुआ करता था। लेकिन हम बताए थे कि गांव में यदि 2 व्यक्ति या 2 घरों में विवाद था, तो वो जो काम था वो किसका था, मुंडा का था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पढ़ा ये काम करेगा कि 2 गांवों के बीच यदि विवाद है, जैसे हम लोग जब खेलने जाते थे क्रिकेट, तो दूसरे गांव के लड़का लोग से लड़ के आते थे, लड़ाई करके आते थे, और भयानक लड़ाई होता था, है ना। वो भी क्या है कि क्रिकेट मैच के लिए होता था, तो उसमें क्या है, निपटारा करने के लिए मुखिया को आना पड़ता था। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ से देखिए 2 गाँव का ये हमारा क्या हो गया, विवाद है, तो उसको निपटारा करने के लिए कौन आएंगे, तो पढ़ा आया करते थे। उसका काम हुआ करता था कि 2 गांवों के बीच के और भी तरह के विवाद हो सकते हैं। ठीक है, तो उस विवादों को निपटारा करने के लिए पढ़ा का काम था ये। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर जो अवस्थित थे, मतलब कह सकते हैं कि मुंडा जनजाति का सर्वोच्च शासन व्यवस्था पर कौन अवस्थित थे, तो ये हमारा पढ़ा ही अवस्थित थे। तो यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हो जाता है। और ये मुंडा जनजाति में सर्वोच्च, इसे क्या कह सकते हैं, जो पढ़ा था या फिर पढ़ा था, उसको हम कह सकते हैं कि मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायपालिका या फिर सर्वोच्च कार्यपालिका भी इसी को कहेंगे। और इसी को हम क्या कह सकते हैं कि मुंडा जनजाति का सर्वोच्च विधायिका भी थे। तो यहाँ से देखिए न्यायपालिका, उसको न्याय भी देने का, जो गलती किया तो उसको कौन देते थे, न्याय कौन करते थे, तो पढ़ा। ठीक है, कार्यपालिका मतलब कानून कुछ बनाने का, विधायिका उसको लागू करने का, दिए हमारा सब कुछ काम किसका था, तो पढ़ा का ही था। क्यों, क्योंकि वो पूरे पंचायत का प्रधान हुआ करते थे, सभी का सर्वोच्च हुआ करते थे, इसीलिए सब काम इसी का था। यहाँ से हम जानेंगे कि पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा के नाम से जाना जाता था। वहाँ का सर्वोच्च अधिकारी जो भी होते थे, जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो ये पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी जो होगा उसी को हम पढ़ा राजा भी कहते थे। वहाँ के लोग कहते थे कि पढ़ा राजा हैं। ठीक है, अन्य जो प्रमुख हुआ करते थे उसमें से हमारा शामिल है कुंवर, लाल और कारतो।
ठीक है। इसमें और भी प्रमुख होंगे तो उसमें से शामिल हैं, और ये प्रमुख हैं हमारे पे कुंवर हैं, लाल हैं और कार्तो ये पद हैं, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ से विभिन्न अधिकारियों का विवरण, और भी बहुत तरह के अधिकारी हुआ करते थे उसके शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, तो उसका हम विवरण देखते हैं कि कौन कौन से और भी अधिकारी इसमें शामिल थे। तो पहला हम बात करते हैं दोस्तों, ठाकुर हुआ करते थे। ये भी एक पद ही है, ठाकुर का पद दिया जाता था। ये कौन होते थे? तो राजा का सहायक, राजा को सहायता करने वालों को ठाकुर कहते थे, है ना। वो आप डायलॉग सुने ही हैं ठाकुर वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ठाकुर, जो क्या है? राजा को मदद करने वाले को ठाकुर पद दिया जाता था। दूसरा हम बात करेंगे दीवान। तो दीवान क्या होते थे कि राजा का मंत्री को दीवान कहते थे, है ना। राजा का मंत्री हो गया, इसको दीवान पद दिया जाता था। दूसरा हम तीसरा बात करेंगे, पांडे हुआ करते थे। एक पांडे पद था जिसका काम क्या था कि दस्तावेज का रख रखाव करने वाला अधिकारी। दस्तावेज कोई भी डॉक्यूमेंट्स था उस समय के शासन व्यवस्था का, तो उसका रख रखाव करना या फिर उसको बनाने का काम किसका था? पांडे का था। जैसे आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि पंडित जो होते हैं, पांडे जो होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना ये कॉपी किताब लेके चलते हैं ना, ग्रंथ वगैरह लेके चलते हैं कि कहीं भी उसको ज़रूरत पड़ सकता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे आसानी से कि पांडे जो होंगे वो क्या करेंगे? दस्तावेज को रख रखाव करेंगे और फिर क्या करेंगे? इसको बनाने का काम, कहीं गए तो वहाँ पे कुछ लिखना है तो उसको स्क्रिप्ट लिखने का काम भी कौन करते थे? पांडे ही करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि बरक अंदाज, ठीक है। ये भी एक पद था, और ये क्या था? गांव का सिपाही, ठीक है। गांव में भी सिपाही हुआ करते थे। कुछ ये हंगामा हो गया तो फिर उस समय के लिए तो गांव का सिपाही को क्या करते थे? बरक अंदाज कहते थे, ठीक है। और दूसरा हम बात करें तो दारोगा एक पद हुआ करता था, और दारोगा पद क्या करते थे? ये सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करते थे। सभा की कार्यवाही का नियंत्रक होते थे ये कौन? दारोगा। तो दारोगा पद उस समय भी था, मुंडा शासन व्यवस्था में भी। उसके बाद एक और पद थे यहाँ पे जिसको हम लाल कहते थे, है ना। वहाँ के लोग उसको लाल कहते थे, और ये क्या करता था? तो सभा का वकील हुआ करता था। कोई भी सभा हुआ तो सभा का वकील जो थे उसी को लाल कहा जाता था। तो यहाँ से हमने देखा कि जो राजा का सहायक था उसे ठाकुर कहते थे, राजा का मंत्री था उसे दीवान कहते थे, और दस्तावेज का रख रखाव करने वाला या फिर लिखने वाला को पांडे कहते थे, और यहीं पे गांव के सिपाही को हम बरक अंदाज कहते थे, और सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करने वाला को दारोगा कहते थे, और फिर सभा का जो वकील हुआ करता था उसको लाल का उपाधि मिला था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं का भी कोई पद था क्या? तो देखिए, महिलाओं को उस तरह से विशिष्ट प्रमुख कोई पद नहीं मिलता था। महिलाओं को उच्च स्थान नहीं दिया जाता था, छोटे छोटे काम दिए जाते थे जो निम्न स्तर के होते थे। अब दोस्तों इसमें हम अगला जो पद है वो हम देखेंगे तो अखड़ा पद है। अखड़ा जो है ये क्या है कि पहड़ा पंचायत का स्थल, जो गांव का सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था उसको हम अखड़ा कहते थे। अखड़ा, अखड़ा हमारा क्या हो गया कि पहड़ा पंचायत का जो कोई एक ऐसा स्थल मान लिया जाता था जो क्या होता था? गांव का सांस्कृतिक केंद्र, जहां पे बैठक वगैरह या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो उसका संचालन वहां पे किया जाता था, तो इसी को हम अखड़ा कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानकी। तो मानकी क्या है? तो पहड़ा पंचायत के प्रधान जो होते थे, ठीक है, उसी को हम क्या कहते थे? मानकी। तो यहाँ पे क्या है? ये पहड़ा पंचायत का प्रधान है तो उसको हम क्या कहेंगे? मानकी। और ये जो पद है ये भी क्या है? वंशानुगत चलता था, ठीक है। वंशानुगत ये पद भी चलता था, मतलब उसी का बेटा फिर से मानकी बनेगा, तो ये व्यवस्था यहाँ पे था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये हमारा पाहन है, और पाहन क्या होता था? मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान। मुंडा गांव का धार्मिक, जैसे उस समय धार्मिक भी था, राजनीतिक भी था, सांस्कृतिक भी था। तो धार्मिक में हम देखेंगे तो उसको पाहन, इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, पाहन है तो पाहन कौन? धोती कौन पहनता है? पहनता है ना, धोती। तो हम याद रखेंगे पाहन माने पहनता है कौन? तो पंडित। तो उसको प्रधान कहेंगे कौन? क्या होता है वो? ये हमारा धार्मिक प्रधान होता है। तो यहाँ से ये चीज़ देख ली है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पाहन जो है, ठीक है, वो क्या करता है? तो गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूजा पाठ का व्यवस्था करना, ठीक है।
गांव में शांति बनाए रखने के लिए क्या कराता था, पूजा कराते थे और फिर बलि चढ़ाने का भी काम करते थे। ठीक है, बलि चढ़ाने के लिए लोगों को बोलते थे, तो बलि व्यवस्था भी था। इसका मतलब हम जाने कि बलि का भी उस समय प्रचलन था, बलि प्रथा था। अब यहाँ से नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन कार्यों के लिए पाहन को ही क्या किया जाता था। तो यदि ये पूजा पाठ करा दिए पाहन, तो इसको क्या करते थे, मुफ्त में इसका जो कर था उसको मुक्त कर दिया जाता था, इसके ज़मीन पर कर नहीं लगते थे। तो इस कार्य के लिए पाहन को लगान मुक्त भूमि दिया जाता था, है ना। जैसे जिस पर कोई लगान नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, वो भूमि को पंडित, जिसको पाहन कहते हैं, उसको सौंप दिया जाता था। और उसी भूमि को हम कहते हैं डाली कटारी भूमि, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे और सारे किसान थे तो उसको टैक्स देना पड़ता था, जिसको ये वसूलने का काम मुंडा करते थे, जो हमने पहले बताया। तो यहाँ पे हम देखें कि जिस पर टैक्स नहीं लगता था वो ज़मीन को पंडित को दे देता था, जिसको हम पाहन कहते हैं, पूजा पाठ कराने वाला को। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो ये डाली कटारी भूमि, इसका अर्थ क्या हुआ। देखिए कटारी मतलब उसको काटना, जैसे फसल है तो उसको काटना, और डाली मतलब तो उसको डाल दिया, है ना, मतलब किस में रख लिया, इसमें कोई टैक्स नहीं, जैसे काटा वैसे रख लिया। लेकिन किसान को क्या है कि काटने के बाद वो रखेगा नहीं, उसका टैक्स देगा, उसके बाद रखेगा। तो यहाँ क्या हो गया, कटारी डाली, है ना, डाली कटारी मतलब काटा और उसको रख लिया, डाल लिया। ठीक है, तो उसी भूमि को हम क्या कहेंगे, पाहन कहेंगे, जो किसको दिया जाता था, पाहन को दिया जाता था मुफ्त में, जो पूजा पाठ करने के बदले। तो ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो पद था वो महतो का था। महतो का भी पद हुआ करता था मुंडा शासन व्यवस्था में, और उसमें महतो का जो ये था वो कौन होते थे, तो पाहन का सहायक होते थे। पाहन जो पूजा पाठ कराए उसी का सहायक को हम महतो कहते थे। और ये क्या करता था, तो मुख्यतः गांव में संदेश का काम करता था, है ना, संदेश वाहक। संदेश वाहक मतलब संदेश को लेकर के आना, गांव में सबको बता देना। तो ये जो काम था ये महतो का काम हुआ करता था। और कौन सा ये संदेश सुनाते थे, जो पाहन के द्वारा दिया जाता था वो संदेश सुनाया करते थे। और भी कोई संदेश है तो वो सुनाते थे। तो इसीलिए इसको पाहन का सहायक भी, जैसे कहीं रास्ते में मिल गया, या फिर वो पंडित पूरे गांव में पाहन जो है सभी गांव के सभी घरों में कैसे कहेगा, नहीं कहेगा, उतना ही सबको फुर्सत भी नहीं था। तो ये क्या करते थे, महतो को बता दिए और वो आकर के गांव में सारे लोगों को बता दिए। तो इस तरह से क्या हुआ, संदेश वाहक होते थे, कौन, महतो। अब बात करते हैं भूत खेता। भूत खेता किसको कहते हैं, तो देखिए गांव में भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन के द्वारा क्या किया जाता था, विशेष पूजा किया जाता था। गांव में जो है बहुत तरह का ये भ्रांतियाँ होता है कि भूत प्रेत होते हैं, तो उसी के लिए क्या करते थे पंडित जी, जिसको पाहन कहते हैं, और पाहन वहाँ पे विशेष प्रकार के पूजा का व्यवस्था करते थे। और उसी पूजा व्यवस्था के अंतर्गत पाहन जब पूजा करा दिए भूमि पर, तो उस भूमि को क्या किया जाता था, उसी को पाहन को दे दिया जाता था अतिरिक्त भूमि के अंतर्गत। और ये जो भूमि दिया जाता था उसी को हम कहते हैं भूत खेता भूमि। भूत का अर्थ आप समझिए गए हैं, और खेता कहते हैं वो जो स्थल है उसको खेत कहते हैं, तो वही है भूत खेता भूमि। और ये हमारा भूत खेता कहा जाता है उसी को। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि इसकी उपज जो होता था, ये पाहन को तो दे दिया, लेकिन इस पर जो उपज होगा वो क्या होगा, इसी के पूजा पाठ करने के लिए ही उपयोग होगा। तो यहाँ से क्या देखेंगे, भूत प्रेत का पूजा व्यवस्था जो किया जाता है वो यहाँ से ही जो उपज होता है, और इससे जो इनकम हुआ, उस उपज को बेच करके जो इनकम हुआ उसी से यहाँ का भूत प्रेत का जो पूजा व्यवस्था है उसको किया जाता था। तो यहाँ से हमने देखा मुंडा शासन व्यवस्था में ये भी प्रचलन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पुजार या पनभरा एक पद था। ये जो पद था ये इसका काम था कि पाहन का सहायक, ठीक है। देखिए पुजार या पनभरा, जैसे पनभरा मतलब आप समझ गए कि पानी भरने वाला, ठीक है। तो पंडित जी मतलब पाहन के साथ क्या होते हैं, एक और व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है, जो उसको मदद करते थे। कहीं जैसे होता है ना जी पूजा पाठ, तो फूल बेलपात वगैरह लाने में मदद करते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, पुजार या फिर पनभरा कहते हैं। तो ये हो गया पाहन का सहायक। उसके बाद हम बात करते हैं पहड़ा राजा। पहड़ा राजा जो थे वो कौन थे, पहड़ा पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी।
सबसे ऊंचे अधिकारी को हम पहाड़ा राजा कहते हैं। जैसे यहाँ भी हमने देखा था कि पहाड़ा राजा के नाम से जाना जाता है, जो क्या होते हैं, पहाड़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते हैं। सबसे बड़ा जो अधिकारी हैं वो पहाड़ा पंचायत के, तो वो पहाड़ा राजा कहा जाते थे। तो इस तरह से हमने सारे पद को देख लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ अन्य तथ्य है जो मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था में और भी पद थे, उस पद को यहाँ पे हम देख लेंगे। तो ये कौन कौन से पद थे, तो दीवान जो हमने देख लिए है ना, फिर क्या था, कोतवाल और ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, ये सारे पद थे। और इन सभी का काम क्या था, तो पहाड़ा राजा जो थे उसके शासन संचालन में मदद करना। पहाड़ा राजा जो शासन व्यवस्था चलाते थे पूरा, उन सभी में इनका अहम भूमिका होता था कि हर तरह से मदद करना। जैसे यहाँ पे हमने इतने सारे पद देखे और ये सारा पद अलग अलग क्षेत्रों से डिपेंड है, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो उस तरह से पहाड़ा राजा को मदद करने में इन सारे लोगों का अहम भूमिका हुआ करता था। तो दोस्तों यहाँ से हम मुंडा शासन व्यवस्था के हर एक पार्ट को हमने देख लिया कि यहाँ की किस तरह से शासन व्यवस्था था, कैसे यहाँ के पद में बांटा गया था और किस तरह से यहाँ पे ये जो है संगठन बनाए गए थे। और यहाँ से जितने भी प्रकार के विवरण हैं वो सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और इस आधार पर हमको लगता है कि अब यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। इसमें यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूछेगा कि ग्राम पंचायत का प्रधान को, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं। तो ग्राम पंचायत के प्रधान हमारा हो जाएगा हातू या फिर हातू मुंडा हो जाएगा वो, ठीक है। इसी तरह से भूत खेता के बारे में पूछ देगा तो ये क्या हुआ करते थे, तो यहाँ पे जो होते थे उस जगह पर पूजा करने के बाद जो भूत प्रेत के नाम से पूजा होता था उसको पाहन के हाथों सौंप दिया जाता था, उसी को हम क्या कहते हैं, भूत खेता। महतो पद पूछ देगा। इस तरह से आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो आप बहुत ही आसानी से टिक कर पाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से सारा वीडियो आता रहेगा और आप सारे वीडियो को देखते रहेंगे और अपने तैयारी को मुकम्मल बनाते रहेंगे। कि कहते हैं ना कि मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। अगर कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में तो अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो, अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।